हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25 प्रश्नों का एक और सेट 25 प्रश्नों का एक और सेट देखेंगे। सभी विषयों सभी टॉपिकों से इससे प्रश्न आते हैं और ये जो 25 प्रश्नों का सेट बनाया गया है इनमें सभी टॉपिक्स सब्जेक्ट से विषय क्वेश्चंस जो हैं लिए गए हैं। जैसे अगर बात करें तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, या फिर अद्यतन कर सकते हैं आधुनिक भारत। उसके बाद पॉलिटी से प्रश्न लिए गए हैं, ज्योग्राफी में विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से भी प्रश्न लिए गए हैं, पर्यावरण से प्रश्न उठाए गए हैं, इकोनॉमिक्स से प्रश्न हैं, विविध से प्रश्न उठाए गए हैं। उसके बाद कह सकते हैं करेंट से भी प्रश्न है। तो सारे आपके लिए, और विज्ञान से भी प्रश्न है, भौतिकी है, रसायन है और जीव विज्ञान, सभी से प्रश्न हैं। 25 प्रश्न जो है वो आपको मिला जुला मिलेगा और फुली डिस्कशन के साथ। तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में किसे देवानाम प्रियदर्शी कहा जाता है? देवानाम प्रियदर्शी हो या फिर अशोक वर्धन, ये अभिलेख से पता चलता है। अशोक का जो शिलालेख है, शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा है और उसमें देवानाम प्रियदर्शी का चर्चा है। तो अशोक से यह मिलता जुलता है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शंस में है, बिंदुसार है, अशोक है, इनमें से कोई भी नहीं। तो देवानाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो ये तो पता चला गया, ये अशोक को कहा जाता है। अशोक वर्धन भी इसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, उसके पुत्र की अगर बात करें तो बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी यानी कि मौर्य की गद्दी को संभाला था। बिंदुसार के बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बना था मौर्य वंश का। 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया गया था। तो एक एक चीज़ आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। दूसरा नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर सवाल कहता है, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? देखिए, बार बार हम इस चीज़ कह रहे हैं और उसी सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि कुछ सिलेबस को हम बताए हैं, कुछ टॉपिक्स को बताए हैं जिससे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे और उस पे लगातार हम काम भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पंचायत से संबंधित एंड लेखक और जो भी पत्र पत्रिकाएं हैं या फिर बुक्स हैं, तो इससे प्रश्न बनेंगे। खास करके आधुनिक और प्राचीन कुछ जो यात्री आए हैं, विदेशी यात्री, तो ये सारे पुस्तकों को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें, ज़रूर उससे प्रश्न बनेंगे। और अगर आप बात करें कुछ टॉपिक्स की, तो ये दो टॉपिक्स के अलावे एक कांग्रेस अधिवेशन आएगा, गवर्नर जनरल आएगा, इसको भी हम करवा देंगे। उसके बाद अगर चर्चा करें तो दिवस आएगा, मुख्य दिवस कह सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ऑप्शंस देखें, 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? ऑप्शन है भारवी, दंडी, बराहमिहिर, कालिदास। चार ऑप्शन हैं आपके। तो 10 कुमार चरितम के लेखक की अगर आप बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा दंडी। दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम का रचना किया गया है। भारवी की अगर बात करें तो भारवी का सबसे कह सकते हैं, भारवी का जो मुख्य पुस्तक है, लोकप्रिय पुस्तक है, उसे क्रतुर्जुनियम कहा जाता है, जिसके लेखक भारवी हैं। बराहमिहिर की पुस्तक की अगर हम चर्चा करें तो बराहमिहिर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसे बृहद संहिता के नाम से जाना जाता है और यह गुप्त काल के कवि हैं। कालिदास जो है ये भी गुप्त काल के हैं और कालिदास के बारे में आप जानते होंगे, इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है। तो ये सारी रचना कालिदास की है। उसके बाद आगे चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? राजधानी की चर्चा हो रही है, द्वार समुद्र। ऑप्शंस देखें, होयसल है, पांड्य है, चेर है, चोल है। चार ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब हो जाएगा होयसल। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो होयसल की द्वार समुद्र। याद रखें इस चीज़ को। पांडे पांडे की राजधानी अगर बात करें तो ये मदुरै है, पांडे की राजधानी। चेर की अगर बात करें तो चेर की राजधानी कंडलूर है, जिसे किजन्नूर भी बोला जाता है। चोल की अगर बात करें तो चोल की राजधानी
तंजावुर है, जिसका संस्थापक विजयालय है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किताबुर रेहला के लेखक थे? क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और बताया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शंस देख लें। इब्न बतूता है, अब्दुल रजाक है, निकोलो कॉन्टी है, बारबोसा है। चारों विदेशी यात्री हैं और इन ये विभिन्न रचनाएं भी किए हैं। तो अगर किताब रेहला के लेखक की बात हो तो यह किसके द्वारा किया गया है? इब्न बतूता के द्वारा रचित है रेहला। याद रखना है इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हर पॉइंट को आप जरूर याद करें। अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय जो कि दक्षिण विजयनगर साम्राज्य के कह सकते हैं एक शासक थे। निकोलो कॉन्टी भी देवराय द्वितीय के समय ही आया था। और बारबोसा की बात करें तो यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो सभी ऑप्शंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। आगे देखें 5वां नंबर। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शंस आप देखें यहाँ पे। इलाहाबाद, कर्नाटक संधि, अलीनगर संधि या फिर कानपुर संधि। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब जो होगा वो है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में की गई थी। बक्सर की लड़ाई के बाद जो संधि पर हस्ताक्षर किया गया था उसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी ये वो दिन है जब बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। और बक्सर की लड़ाई जो मेनली रूप से लड़ी गई थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब थे, और एक शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल थे, और तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो के खिलाफ यानी कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़े थे और पराजित हुए थे। उसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई? महलवाड़ी ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें। बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, उत्तर पश्चिमी प्रांत है। चार ऑप्शंस हैं। तो राजस्व बंदोबस्त की जो महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई है इसे आप जाने तो महलवाड़ी जो व्यवस्था की शुरुआत ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में किया गया है। उत्तर पश्चिमी प्रांत की अगर आप चर्चा करें तो जैसे पंजाब है, दिल्ली है, तो इस तरह से ये उत्तर पश्चिमी प्रांत कहलाएंगे। और बंगाल की बात करें तो बंगाल स्थायी बंदोबस्त बंगाल में शुरुआत किया गया था। ये याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये याद रखें कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस। महलवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। और एक और याद कर लेंगे आप रैयतवाड़ी जो कि थॉमस मुनरो के नेतृत्व में शुरुआत किया गया था। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी, और ये बॉम्बे और मद्रास में शुरू की गई थी। तो सब तीन को याद रखना है। महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक है महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त। तीन तरह के हैं बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, महलवाड़ी लॉर्ड हेस्टिंग्स और रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो। तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है सरकारिया आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शंस आप यहाँ पे देखें। केंद्र और राज्य संबंध, चुनाव सुधार, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बैंक और वित्तीय क्षेत्र। चार ऑप्शंस हैं आपके। तो 7 का सही जवाब अगर आप जाने तो ए हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है इसके अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। एक तरह का ये समिति है जो कि केंद्र और राज्य से संबंधित है। तो 7 का सही जवाब ए हो गया, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था जून 1983 ईस्वी में। और सरकारिया जो नाम पर आप जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया जो थे अध्यक्ष थे, और इन्हीं के नाम पर ये सरकारिया आयोग गठन किया गया था। और भी इनके सदस्य थे जैसे कि शिवरंजन थे, ठीक है, एस सेन थे। इसी से संबंधित से चुनाव सुधार से संबंधित समिति को वीरप्पा मोइली जो कि 2007 में शुरुआत की गई थी। बोहरा समिति का गठन 1993 में की गई थी। ये चुनाव सुधार से संबंधित है। तो ये सारी समितियों को आप जरूर याद रखें, ठीक है। सरकारी आयोग, केंद्र और राज्य से संबंधित चुनाव सुधार की बात चर्चा करें तो वीरप्पा मोइली समिति, बोहरा समिति, बैंक समिति। अगर बैंक के चर्चा करें तो कह सकते हैं नरसिम्हन समिति, और ढेर सारी समितियों को याद रखना है। क्वेश्चंस बनते हैं।
अब आगे देखें 8वां नंबर सवाल, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ऑप्शंस देखें, केवल सुप्रीम कोर्ट को, केवल हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को, केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है, क्वेश्चन को हमेशा पहले पढ़ लिया करें। न्यायिक समीक्षा की बात हो रही है तो सबसे पहले न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किसके पास है? केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई है और इसका आधार भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगर यहाँ न्यायाधीश की बात करें, न्यायाधीश की अगर बात करें तो 50वें न्यायाधीश के रूप में वाई.वी. चंद्रचूड़ बने हैं नए। और अगर कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें, ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि टोटल अभी 34 की संख्या है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। जितना भी हम बताते हैं वो एग्ज़ाम से संबंधित, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होते हैं, जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे हुए होते हैं और उसे आने की संभावनाएं बेहद 110% होती है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें। 9 नंबर सवाल कहता है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? पौधों के लिए पूछ रहा है कौन सी मिट्टी अच्छी मिट्टी होती है। तो पौधों के लिए अगर बात करें तो मिट्टी जो होती है वो चिकनी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। भारत में मिट्टी के कितने प्रकार में बांटा गया है ये भी आप जरूर याद रखें। भारत की जो मिट्टियाँ हैं इसे 8 भागों में, 8 प्रकार के मिट्टियों में बांटा गया है, जिसे मृदा भी कहते हैं। मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है। अगर सबका नाम जानना चाहें तो जैसे जलोढ़ हो गया, जलोढ़ जिसे बांगर और खादर भी बोला जाता है, पुरानी और नई मिट्टी। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि पूरे भारत में 43+% पाया जाता है, जो कि बेहद अधिक मात्रा में पाया जाने वाली मृदा है। उसके बाद लाल मिट्टी, ठीक है, सॉरी, काली मिट्टी के पहले हम चर्चा करें तो काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, केवाल मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को। उसके बाद लाल पीली मिट्टी होती है, लेटेराइट मिट्टी होती है, शुष्क मृदा होता है, लवण मृदा होता है, पिटमय होता है, वन मृदा होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। उसके बाद 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 ईस्वी। ये भी पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 10वां नंबर सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट टाइगर, ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो की गई है 1973 में, 1973 में की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में की गई है। फिलहाल अभी टाइगर रिजर्व की संख्या की अगर बात करें तो पूरे भारत में 53 टाइगर्स रिजर्व हैं और सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ग्यारह नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सबसे बड़ा संग्रहालय, ए निज़ाम का संग्रहालय, बी सलार जंग आंध्र प्रदेश प्रादेशिक पुरातत्व संग्रहालय, डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। 4 ऑप्शंस में से आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, जिसकी स्थापना 1878 ईस्वी में, हालांकि स्थापना बहुत पहले की गई थी, खोला गया था 1878 ईस्वी में। यह भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। 12 नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? 12 का सही जवाब आप देखें, ऑप्शंस पहले देखें, 4 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर। 4 ऑप्शंस में से आपका जो सही ऑप्शंस होगा वो 4 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, 4 जनवरी, 4 जनवरी की स्थिति पर पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, सॉरी 4 जुलाई होगा यहाँ पे। 4 जुलाई जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। सर्वाधिक दूरी की चर्चा हो रही है तो सर्वाधिक दूरी जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, यहाँ पे 15.2 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर होता है।
ये पृथ्वी सूर्य से, ठीक है। और 4 जनवरी की अगर बात करें तो 4 जनवरी में सर्वाधिक कम दूरी पर होता है, यानी कह सकते हैं नज़दीक होता है, ठीक है। यह होता है 14.7 प्रकाश वर्ष, 14.7 प्रकाश वर्ष, करोड़ प्रकाश वर्ष, किलोमीटर कह सकते हैं। और 12 हो गया। उसके बाद 13 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल, 13 कहता है भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शंस: नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान। 4 ऑप्शंस में से आपका सी बांग्लादेश सही जवाब होगा। 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश भारत के साथ। उसके बाद नंबर आता है चीन का, जो कि 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं, किलोमीटर कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, सीमा साझा करता है। जबकि बांग्लादेश की अगर बात करें तो 4096 किलोमीटर, ठीक है। पाक की बात करें तो तीसरे नंबर पर पाक है, 3323 किलोमीटर है, 3323 किलोमीटर की दूरी। और सबसे कम की बात करें तो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, मात्र अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है, जो कि अभी पाकिस्तान से सीमा कर साझा करता है। भारत की जलीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा की बात करें तो 15106.7 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। 14 नंबर सवाल कहता है क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के सबसे छोटे राज्य कौन हैं? तो ये ऑप्शंस देखें: गोवा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम, गोवा मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शंस ए पर नज़र गड़ाएं, 14 का ए सही जवाब हो जाएगा। गोवा का क्षेत्रफल 37,2 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। और सिक्किम की कुल जनसंख्या अगर बात करें तो 6,10,577 है। तो गोवा का क्षेत्रफल 3702 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और सिक्किम की जनसंख्या 6,10,000, यानी कह सकते हैं कि बिहार का एक छोटा सा राज्य, बिहार का एक छोटा सा जिला जिसे शेखपुरा बोलते हैं, उसकी जनसंख्या भी इससे अधिक है। 15 नंबर सवाल है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखें: कार की हेडलाइटों में, ड्राइविंग दर्पणों में, दंत चिकित्सक के दर्पण में, या फिर शेविंग दर्पण में। 4 ऑप्शंस हैं। 15 का सही जवाब हो जाएगा कार की हेडलाइटों में। परवलयिक दर्पणों का प्रयोग कार की हेडलाइटों में किया जाता है। ड्राइविंग दर्पणों में, यानी कि ड्राइविंग के जो बगल में दर्पण होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक और शेविंग में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखें 16 नंबर सवाल, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम पूछ रहा है। ऑप्शंस देखें: एम्पलीफायर, अलापाक, माइक्रोफोन, प्रेषित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोफोन। आगे देखें 17 नंबर सवाल, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में किस एक का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर एक्वारेजिया। तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए जो घोल का प्रयोग किया जाता है उसे एक्वारेजिया के नाम से जाना जाता है, एक्वारेजिया के नाम से। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3 को बोला जाता है, जबकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाता है। इसे अमाशय में पाचन का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसे अम्लराज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ये अम्ल वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण गैस है। उसके बाद आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण कारक है ये इसका। आगे देखेंगे 18 नंबर सवाल, भारी जल या फिर हैवी वाटर से अभिप्राय है। ऑप्शंस देख लें, वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है, विवातित जल है, या फिर वो जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा सी, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। भारी जल की अगर बात करें तो इसे DTO बोला जाता है, डिटेस ऑक्साइड बोला जाता है, और यह मंदक के रूप में काम करता है, ठीक है। मंदक के रूप में यह उद्योगों में कार्य किया जाता है। उसके बाद 19 है, ट्रोकोमा रोग होता है वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, जल द्वारा। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो ट्रोकोमा रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा होता है, और यह आँखों में होने वाला रोग है, ठीक है, आँखों में होने वाला रोग है ट्रोकोमा रोग। जीवाणु के द्वारा, अगर वायरस की बात करें तो वायरस से होने वाले रोग की अगर लिस्ट
चाहें, जैसे कि रेबीज है, खसरा है, पोलियो है, एड्स है, चेचक है, डेंगू है, ये सारे जो रोग हैं वो वायरस से होने वाले रोग हैं। अगर जीवाणु की बात करें तो हैजा है, प्लेग है, निमोनिया है, टेटनस है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, ये सारी जो रोग हैं ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और अगर कवक की बात करें तो दमा है, ठीक है, दाद है, दाद खुजली जिसको बोला जाता है, खाज है, एथलीट फुट है, गंजापन है, कह सकते हैं जल से अगर होने वाले जो रोग हैं जैसे कि पेचिस हो गया, हैजा हो गया, दस्त हो गया, ये सारे जल से होने वाले रोग हैं। सभी महत्वपूर्ण है, याद रखें। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? या अरहर में, उड़द में, गेहूं में, या फिर सोयाबीन में? 4 ऑप्शन हैं आपके, बेहद आसान है, ये सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है। 21 नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत का सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा रहा है? अभी की बात करें तो 2000, अगर पहले की बात करें तो 10,000 सर्वोत्तम उच्चतम मूल्य का नोट रहा है, 10,000 तक, ठीक है, जिसे 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया, 1978 ईस्वी में बंद कर दिया गया। 22 नंबर सवाल देखें, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस अगर बात करें तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो तिरंगा झंडा है इसे अपनाया गया था। और झंडा दिवस की बात करें कब मनाया जाता है? ऑप्शंस देखें, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। 4 ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन 7 दिसंबर है ये सही जवाब है, ठीक है। 3 दिसंबर की अगर बात करें तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इसे झंडा दिवस या फिर सशस्त्र झंडा दिवस भी से सेना झंडा दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी पुकार सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। 23 नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप में किस देश में सबसे पहले हुई थी? फ्रांस है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, इटली है। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब बी हो जाएगा, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत सबसे पहले 1760 से 61 ईस्वी में सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। 24 नंबर सवाल है, बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस 25, 31, 44, 40। तो बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? आंसर हो जाएगा डी, 40। लोकसभा के 40 सीट हैं। एससी इसमें 6 सीट रिजर्व है। अगर बात करें राज्यसभा की तो 16 सीट है। राज्यसभा में कितने सीट हैं? 16 सीट हैं। अगर विधानसभा की बात करें बिहार में तो 243 सीट है, ठीक है, 243 सीट है, जिसमें से 38 सीट एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है ये एसटी के लिए रिजर्व है। तो इस तरह से इसे भी याद रखें। उसके बाद एक और है विधान परिषद। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, पहले भी भंग किया जा सकता है। विधान परिषद और राज्यसभा में 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। स्थायी सदन है, हर 2 वर्ष पर इसका 1/3 सदस्य क्या होता है? चेंज होते हैं। अब उस अगला देखना है 25 और आज का अंतिम, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शंस देखें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, भारत और टोक्यो। 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब टोक्यो हो जाएगा। तो ये थे 25 प्रश्नों का जीएस सवाल। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट कर आप अपना बहुमूल्य जो स्कोर है, स्कोर आप बता सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।